चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में बेटा हमें सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है। साथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बचा गुडविल के साथ साथ हमें सीखना है रिजर्व्स का। और तीसरा बच्चों, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन का एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हम सब लोगों को पता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मीन्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, व्हेन देयर इज ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग यू कैन से एग्रीमेंट। ठीक है। तो वो चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपका अमेलगमेशन, कुछ भी ऐसा हो तो हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया सर। अब बच्चों, उस रिकॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन में, यस, उस रिकॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तीन चीजों का सीखना है। बच्चों नोट करते जाइएगा। आइए हेडिंग बनाते हैं। वी हैव टू लर्न अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस किस का बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखना है रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पे? तीन चीजों का बच्चों। फर्स्ट वन, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बच्चों सीखना है गुडविल का। सेकंड बच्चों, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है रिजर्व्स का। थर्ड वन बच्चों, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है किसका? रिवैल्यूएशंस का। कौन सी रिवैल्यूएशंस? ऑफ एसेट्स as well as liabilities. So on the whole, we have to learn about the three accounting treatments, means accounting treatment of goodwill. Two, second, accounting treatment of all the reserves, either the reserves that appears on the liability side of the balance sheet or the reserves that appears on the assets side of the balance sheet. We'll think about all the reserves, okay, and the revaluation of assets as well as liabilities, because at the time of reconstitution the assets and liabilities are revalued. Their value may increase or decrease, either asset or liability. उनकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो उनकी रिवैल्यूएशंस करनी पड़ती हैं। तो उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों को बच्चों इस चैप्टर के अंदर सीखना है। फाइन। तो यहां पर कुछ बातचीत करने जा रहा हूं बच्चों मैं आपसे। सबसे पहले हम लोग आज सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले बच्चों हम आज गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। सुनो कैसे। फर्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर? सुनिए, पहले हम एक सिचुएशन समझते हैं जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन कहेंगे। कि माना मैं ऐसा बोलता हूं बच्चों कि एबीसी तीन पार्टनर्स थे, वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है बच्चों, ये इनका ओल्ड रेशियो था। आफ्टर दैट दे डिसाइडेड दैट दे शुड चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड उन्होंने बच्चों अपनी रेशियो बना ली 1:1:1। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि पुरानी रेशियो थी हमारे पास 3:2:1, नई रेशियो है हमारे पास 1:1:1। तो कोई इंसान यहां पर ऑब्वियस सी बात है बच्चों गेनर होगा और कोई कोई इंसान बच्चों यहां पर कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है सेक्रीफाइसर होगा। आओ जरा चेक करते हैं बच्चों इन तीनों की सिचुएशंस क्या थी। आओ जरा एक बार चेक करें। हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे ए के बारे में। ए का ओल्ड रेशियो बच्चों 3/6 माइनस ए का न्यू रेशियो 1/3। ठीक है, ए का ओल्ड रेशियो मेरे पास आ गया, ए का न्यू रेशियो मेरे पास आ गया 3/6 माइनस 1/3। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे सॉर्ट आउट किया बेटा इसको, तो ये बनेगा मेरे पास 6 इज द एलसीएम, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1/6। 1/6 पॉजिटिव आंसर है बच्चों। तो अगर मैं ओल्ड में से
न्यू शेयर को माइनस कर रहा हूं और पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है, क्या सीधा सा मतलब है कि ओल्ड वाला हिस्सा बड़ा था, नया वाला हिस्सा छोटा है। इसका मतलब ये बंदा कौन है बेटा? सर सेक्रीफाइसर है। इसका मतलब ए कौन है? पक्की बात है कि ए यहां पर में सेक्रीफाइसर है। बच्चों ऐसे ही बी के बारे में बात करो। बी का ओल्ड वाला हिस्सा है 2/6 5, न्यू वाला हिस्सा है 1/3। अगर आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 0/6 आने वाले बच्चों, यानी ना तो ये गेनर है ना सेक्रीफाइसर है, ये कुछ नहीं है दोनों में से। इट्स ही इज नाइदर गेनिंग एनीथिंग नो सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग। सी पे बात करिए बच्चों। सी का ओल्ड रेशियो 1/6, सी का न्यू रेशियो 1/3। अगर मैं 6 एलसीएम ले लेता हूं यहां पे, तो इट्स 1 - 2 दैट इज माइनस का 1/6। अब बच्चों माइनस का 1/6 का मतलब ये हो जाता है यहां पर कि ओल्ड वाला हिस्सा ऑब्वियसली छोटा था, क्योंकि छोटे में से बड़ी चीज माइनस करेंगे तब नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसका मतलब इसका ओल्ड वाला हिस्सा बड़ा था, छोटा था सॉरी, नया नया हिस्सा बड़ा है। सो ही इज, हु इज ही इज गेनर, ही इज गेनर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बेटा कि ए जो बंदा है वो सेक्रीफाइजर है, सी जो इंसान है वो वहां पर गेनर है। और ये तो बात मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी बेटा कि गेनर्स का सम हमेशा सेक्रीफाइजर्स के बराबर होगा। और यहां पर ये चीज प्रूव हो रही है बेटा। ये देखो सेक्रीफाइस का सम तो एक ही है, 1/6 ही है, बस एक ही पार्ट है। ए सेक्रीफाइजर है 1/6, सी गेनर है 1/6। बच्चों अगर दो गेनर और एक सेक्रीफाइजर भी होता तो दोनों के गेनर्स का गेन का सम कर देता, तो मैं सेक्रीफाइस के बराबर आने वाला था। यही बात, दो सेक्रीफाइजर होते तो यही बात सेम इंप्लीमेंट फिर भी होती। गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइस। ओके, अब करना क्या है, जो गेनर है ना बच्चों, गेनर गेनर आज के बाद प्रॉफिट्स में पहले से ज्यादा शेयर लेगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, आज के बाद उसको पहले से ज्यादा हिस्सा मिलने लगेगा। वो कौन है? वो सी है। ए को आज के बाद पहले से कम हिस्सा मिलने लगेगा। बच्चों जिसको प्रॉफिट में लूज करना पड़ रहा है वो गुडविल के अमाउंट के अंदर गेन करेगा। उसका रीजन बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि गुडविल जो है वो ए ने भी क्रिएट करी थी, सी ने भी क्रिएट करी थी फर्म की, है ना। तो ए ने भी क्रिएट, अच्छा बी का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, क्रिएट तो बी ने भी करी थी, क्योंकि बी को फर्क नहीं पड़ रहा ना, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना पहले था सेम ही अभी है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा, है ना। सी इन फ्यूचर ज्यादा पैसे कमाने वाला है, सी इन फ्यूचर प्रॉफिट्स में ज्यादा हिस्सा लेने वाला है। और वो गुडविल जो क्रिएट किसने करी थी, ज्यादा ए ने करी थी, है ना, क्योंकि पहले उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा था। तो ए को आज क्रेडिट करेंगे हम बिकॉज ही इज सेक्रीफाइसिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और सी को डेबिट करेंगे हम क्योंकि ही इज गेनिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों यहां पर जर्नल एंट्री हमारी बनने वाली है, लिख लीजिएगा, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificers partners कैपिटल अकाउंट। और करना क्या है, पूरी फर्म के गुडविल से मल्टीप्लीकेशन करने हैं। मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि इस समय गुडविल की जो वैल्यू है, सपोज वो 60,000 है। इस समय बच्चों गुडविल की जो वैल्यू है वो 60,000 है। अब ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, ए सर 1/6 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बच्चों 60,000 को आप 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। सी कितना गेन कर रहा है, सर वो 1/6 गेन कर रहा है, तो उसके लिए 60,000 को उसके लिए भी 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गेनर को डेबिट कर दो, गेनर 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 कौन, गेनर कौन, सी। तो यहां पर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, कितना, 10,000 से। और सेक्रीफाइजर यानी कौन, यानी ए, वो क्रेडिट हो जाएगा बच्चों कितने से, 10,000। तो मैं यहां लिख देता हूं, गेनर स्टैंड्स फॉर हियर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर, हु इज सेक्रीफाइजर हियर, ए, टू सेक्रीफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो सी का कैपिटल अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाने वाला है और ए का कैपिटल अकाउंट बच्चों यहां पर हो जाने वाला है क्रेडिट। तो इस तरह से हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बच्चों सीख लेनी है, किसकी, गुडविल की। सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 30 ले लो बेटा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 से क्या क्वेश्चन है देखो बच्चों, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:1. They decided that with effect from 1st January 2013 they would share profits and loss in the ratio 5:3. बच्चों ये ओल्ड रेशियो आपके पास है, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड किया नहीं सर 3:1 नहीं सर 3:1 नहीं चलेगा, हमें तो इस रेशियो को करना चाहिए 5:3. ओके फाइन, ये आ गया बच्चों न्यू रेशियो, ठीक है। The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, means at the time of reconstitution, the goodwill should be valued at the total of the 2 years profit preceding the date the decision became effective. वो कहता है जिस दिन हमने ये डिसीजन लेना है ना रिकॉन्स्टिट्यूशन का, बच्चों ध्यान दें, जिस दिन हमने ये डिसीजन लेना है ना रिकॉन्स्टिट्यूशन का, उससे 2 साल पहले के प्रॉफिट का अगर सम कर देंगे, कोई एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात नहीं है बच्चों, कोई सुपर नहीं, कोई कुछ नहीं, कहते हैं जिस दिन हमने डिसीजन लेना है उससे 2 साल पहले का प्रॉफिट का सम कर दो, बस वो गुडविल है, ठीक है जी। तो बच्चे हमने डिसीजन कौन सी तारीख को लिया, 1 जनवरी 2003 को हमने डिसीजन लिया रिकॉन्स्टिट्यूशन का। अब उससे जस्ट पिछले 2 साल मेरे पास कौन कौन से दिख रहे हैं, 2002 31 दिसंबर को एंड होने वाला ईयर जिसका प्रॉफिट मेरे पास 90,000 रुपए का है, और 2001 के एंड होने वाले ईयर का प्रॉफिट मेरे पास 70,000 है। बच्चों इन दोनों का प्लस कर दो, मेरी गुडविल कितनी हो गई 160। पहली बात तो सर समझ में आ गई, हमारे पास गुडविल का वैल्यूएशन 1,60,000 रुपए आ गया। अब यहां पर गुडविल का वैल्यूएशन आने के बाद में हमारे पास ओल्ड रेशियो है, हमारे पास न्यू रेशियो है, तो बच्चों हम गेन और सेक्रीफाइस भी निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइस 1/8 आ गया, गेन 1/8 आ गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। आपने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस किया, तो ओल्ड में से न्यू माइनस किया, जिसका पॉजिटिव आ गया वो तो सर है सेक्रीफाइजर, जिसका नेगेटिव आ गया जैसा कि आ गया दूसरे वाले बंदे का कौन वाई का, वो है साहब गेनर। तो यहां पर एक्स निकल के आ गया है सेक्रीफाइजर बाय 1/8, और यहां पर वाई निकल के आ गया है गेनर बाय 1/8। तो जो गेनर है हम लोगों को उसको क्या करना है सर डेबिट, क्योंकि वो गेन कर चुका है प्रॉफिट्स के अंदर, प्रॉफिट्स के शेयर के अंदर इन फ्यूचर। ओके, सो अब तक की गुडविल में ही विल कॉम्प्रोमाइज, अब तक की गुडविल के अमाउंट में ही विल सेक्रीफाइस, समझ रहे हो। तो हम अब तक की गुडविल के अमाउंट पे यानी आज की गुडविल के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से, यानी 160 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 एंड ही विल बी डेबिटेड बाय ₹20,000 एंड 1/160 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 एंड द सेक्रीफाइजर विल बी क्रेडिटेड। तो बच्चों यहां पर एंट्री आपको दिख जाने वाली है Y2X। बहुत सिंपल है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है, कर लोगे बच्चों। चलिए अब आती है बात अगली, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। बच्चों बहुत सिंपल से आप नोट्स बनाते जाना मेरे साथ साथ, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है आज। आओ नोट्स बनाएंगे आप लोग। बस ये देखो, मैंने आपको कहा इस चैप्टर के अंदर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 चीजों की सीखनी है। गुडविल की तो डन है सर, गेनर टू सेक्रीफाइसर। अब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने को मिलेगी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि आखिरी टॉपिक है चैप्टर का। तो आइए अभी बात करते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स क्या है। बनाओ बच्चों नोट्स यहां पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स, जब मैं रिजर्व्स की बात कर रहा हूं, जब मैं रिजर्व्स की बात कर रहा हूं बच्चों, तो पहली बात पहले समझो सर रिजर्व्स क्या होते हैं। पहले तो सर ये समझाओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व्स ओवर हियर। आओ बच्चों पहले रिजर्व का मतलब समझो। देखो बेटा, उसके ट्रीटमेंट तो बाद में सीखेंगे। ये लो बच्चों, मान लो मैं ये बोलता हूं आपको ना एक बैलेंस शीट गिवन है, एक बैलेंस शीट गिवन है बेटा आपको, और इस बैलेंस शीट के अंदर ना इस बैलेंस शीट के अंदर ना बेटा
आपको रिजर्व्स का मतलब है लायबिलिटी साइड के अंदर आपको दे रखी है, मान लो जनरल रिजर्व्स, रिजर्व्स फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, कंटिंजेंसीज लिख लोगे? लाओ थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, पूरा ही ब्लैंक नहीं करता। कंटिंजेंसीज रिजर्व्स, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। सर जी कौन सा बैलेंस है ये? बच्चों ये बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, समझ रहे हो? ये बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। ये वो क्रेडिट बैलेंस है ना? ऑब्वियसली ये लायबिलिटी साइड में तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा सर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक ऐसे ही इस बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से बैलेंसेस दिए हो सकते हैं। ये आपके पी एंड एल। वैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो होते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं, जिसके बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है, चलो मैंने दोनों वर्ड्स लिख दिए, कोई बात नहीं। वैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। और पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कौन से वाला सर? बेटा जी ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ये कौन सा था? ये क्रेडिट बैलेंस था। और जो डेबिट बैलेंस है उसको क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस डेबिट बैलेंस है ना, तो लॉस है, ठीक है। और ये है सर। अब बच्चों इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना कि सर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एबीसी का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था, अभी एबीसी ने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में 1:1 में करने का प्रोग्राम बना लिया। तो इस सिचुएशन में रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है इनका? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सुनो। दो तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका होता है। यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बात कर रहा हूं आपसे, अभी बताता हूं क्यों। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरह का है, टू टाइप्स। दो तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बच्चों। कौन से दो तरह सर? बच्चों पहली तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो यह है कि आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि दे, दे मतलब कौन? पार्टनर्स, पार्टनर्स मतलब दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। पार्टनर्स इन रिजर्व्स को बांटना चाहते हैं, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है दे। दे मतलब कौन? पार्टनर्स डोंट वांट टू मेंटेन इन बुक्स, वो इन रिजर्व्स को बुक्स में मेंटेन नहीं करना चाहते। दे, दे कौन? पार्टनर्स वांट्स टू इफेक्ट द बुक्स, वो चाहते हैं कि बुक्स अफेक्टेड हो जाएं। तो बच्चों इन तीनों बातों का एक ही अर्थ है, एक ही मतलब है। क्या मतलब है सर? मतलब ये है बेटा कि जब आपको ये रिजर्व्स दे रखे हो ना, जो कि आपको इस वक्त दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जब आपको ये रिजर्व्स दे रखे हो ना, तो आपको क्या करना है जी? आपको इन सभी रिजर्व्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए, ये है मान लीजिए
ए बी सी, ए बी सी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए इन सभी रिजर्व्स को में से जो क्रेडिट जो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स हैं, यानी कि क्रेडिट बैलेंसेस वाले, यानी ये, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। और जितने भी एसेट्स साइड में रिजर्व्स हैं, डेबिट बैलेंस वाले, यानी ये वाले डेबिट बैलेंस वाले, यानी एसेट्स साइड वाले, इन सब रिजर्व्स को बांट देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में इन देयर रेस्पेक्टेड रेशियो। कौन सी रेशियो सर? बेटा ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। बस ये माइंड में इमेज बना लो आप। लेकिन एक शर्त है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब? जब क्वेश्चन में लिखा हो, देखो क्या क्या लिखा हो, क्या 3 बातें दोबारा बता रहा हूं। दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट ही तो हो रहा है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूट ही तो हो रहा है। और हो क्या रहा है? ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यस, तो बिल्कुल सिंपल, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। दे डोंट वांट टू रिटेन इन द बुक्स, बेटा जब बांट दिया तो रिटेन कहां होगा अब? ये बैलेंस शीट में, यानी इस काम के बाद जर्नल रिजर्व का बैलेंस शीट में बैलेंस कितना हो जाएगा बेटा? खत्म 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 खत्म, और ये भी खत्म। यस, इन सबका बैलेंस बेटा क्या हो जाएगा? जीरो। बैलेंस शीट में ये रिटेन नहीं किया, इसका मतलब ये भी निकलता है। और इससे बुक्स इंपैक्टेड भी तो हो रही हैं। आपका जीआर खत्म हो गया, रिजर्व फंड खत्म हो गया, आपका कंटिंजेंसी, सारे रिजर्व बैलेंस शीट में से हट गए और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में चले गए, और सारे के सारे बैलेंस ने एक बैलेंस को कन्वर्ट हो गए, पार्टनर्स की कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। तो इन पूरी प्रोसेस के 3 नाम बच्चों फिर बता रहा हूं। दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे डोंट वांट टू रिटेन, दे वांट टू इफेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। इनका मतलब ये है। आई होप बच्चों आपको ये पूरी बात मेरी समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये तो था पहला ट्रीटमेंट, ये तो था बेटा जी पहला ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वांट टू मेंटेन एंड वांट टू इफेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे दोनों तरह के क्वेश्चंस की इकट्ठे। अब बात आती है सर दूसरा क्या हो सकता है रिजर्व्स के साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? यस, दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? अब हम बात सीखेंगे दूसरा क्या हो सकता है ट्रीटमेंट। बच्चों दूसरा ट्रीटमेंट ये हो सकता है, दे कौन? पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। सर वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते, लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर अगर, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, दे डोंट वांट टू मेंटेन, वो इनको मेंटेन नहीं करना चाहते। किसमें? इन बुक्स। नहीं नहीं, डोंट वांट नहीं, दे वांट टू, गलत लिख गया भाई। दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो बांटना नहीं चाहते, मतलब वो रखना चाहते हैं, है ना? तो उसका दूसरा मतलब क्या हुआ? दे वांट टू मेंटेन इन द बुक्स, वो इन रिजर्व को बुक्स में मेंटेन करना चाहते हैं। तीसरा, दे, इसका मतलब बुक्स को इफेक्ट होने देना नहीं चाहते, क्योंकि रिजर्व्स अगर बुक्स में रखना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते, तो इसका मतलब इसका बुक्स के ऊपर इफेक्ट डालना नहीं चाहते। डोंट वांट टू इफेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, वो फर्म्स की बुक्स को इफेक्टेड होने देना नहीं चाहते। इसका मतलब अगर इन तीनों चीजों में से कोई बात लिखी हो तो इनका मतलब क्या होता है? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट वाला काम अब नहीं होएगा। कैसे होगा? जब बांटना ही नहीं चाहते तो सर बटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बांटना ही नहीं चाहते। अगर इन तीनों में से बच्चों कोई बात लिखी है, यानी सेकंड तरह का अगर प्रोजेक्ट हमारे पास है, तो अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डीलिंग रिजर्व्स की नहीं करनी है। अब क्या करना है? जितने भी, ध्यान दें, जितने भी क्रेडिट रिजर्व्स हैं सबसे पहले उनको लिखना है।
क्रेडिट रिजर्व्स बच्चों कौन कौन से? बेटा ये वाले जो 6 रिजर्व्स के बारे में बात करी है, ये पहले क्या लिखने हैं? सारे के सारे क्रेडिट रिजर्व्स, उसमें से माइनस कर देने हैं सारे के सारे डेबिट रिजर्व्स। डेबिट रिजर्व्स जो ऊपर लिखे हुए थे एसेट्स साइड में, ठीक है बच्चों। निकालना है एक बैलेंस, और उस बैलेंस का क्या करना है सर? उस बैलेंस का वही करना है जो गुडविल का करना होता है। मतलब क्या? गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बस ये एक एंट्री बना देनी है, जस्ट लाइक द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और अगर क्वेश्चन में गुडविल भी दे रखी हो तो बेटा फिर तो मजा ही आ जाएगा। इस बैलेंस को गुडविल के बैलेंस में प्लस कर देना। कौन से बैलेंस को? ये जो क्रेडिट रिजर्व्स माइनस डेबिट रिजर्व्स करके जो बैलेंस आया ना बेटा, उस बैलेंस को, इस बैलेंस को गुडविल के बैलेंस में प्लस कर देना, और फाइनली एक बैलेंस निकाल लेना। और जो अब बैलेंस आएगा इसका वही काम कर देना, गेनर टू सैक्रिफाइजर। पता है क्यों? क्योंकि गुडविल का भी क्या होना है सर? गुडविल का भी तो यही होना है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। इस बैलेंस का क्या क्या होना है सर? इसका भी तो यही होना है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो क्यों ना इकट्ठे एक ही बैलेंस निकाल करके काम कर दिया जाए, गेनर टू सैक्रिफाइजर। बच्चों ये हमारा पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जो कुछ इसके साथ हो सकता है रिजर्व्स के साथ। ठीक है बेटा, दो तरह का रिजर्व स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है। आओ जरा कुछ प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इसको समझना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। ये लो बच्चों, ये वाली बातें तो सारी की सारी मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, ये भी समझा चुका हूं। आओ मैं सीधा प्रैक्टिस पे आ रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 14 ले रहा हूं बच्चों। देखो, राम श्याम आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म इन द रेशो 3:2। लो जी लो, दो बंदे हैं सर, एक राम है साहब, एक श्याम है। किस रेशो में? 3:2 में। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ये तो बच्चों है इनका ओल्ड रेशो। न्यू रेशो ये कहते हैं सर, ऐसा करते हैं हम लोग भविष्य में 1:1, यानी ओल्ड रेशो बदल दिया, न्यू रेशो आ गया बेटा 1:1। On the date of change in the profit sharing ratio, the profits and loss account showed a debit balance of 20,000, P&L का डेबिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में 20,000 रुपए है। आओ एक बैलेंस शीट बना के देखते हैं क्या दिक्कत है। ये लो, एक बैलेंस शीट बना देता हूं मैं आपके लिए। कहता है P&L का एक डेबिट बैलेंस दिख रहा है उस दिन हमारे को 20,000 रुपए का। ये लो जी, ये लो, ये बैलेंस शीट है मान लीजिए, ठीक है, ये बैलेंस शीट है मान लीजिए। तो इस बैलेंस शीट में यहां पर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 20,000 रुपीज, और उस दिन एक जर्नल रिजर्व का बैलेंस दिख रहा है हमारे को 5,000 रुपए। लो जी, एक जर्नल रिजर्व का बैलेंस हमें अलग से और दिख रहा है 5,000 रुपए। फिर क्या कहता है? रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द P&L अकाउंट एंड जर्नल रिजर्व बिफोर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पे, इस रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, इट इज द सिचुएशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। कहता है इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पे, इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पे आप इसको अरेंज करके दिखाएं। आओ बच्चों तो अरेंज करके सीखते हैं। ये जो आपके पास जर्नल रिजर्व के 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, ये कौन सा बैलेंस है सर? बेटा जी क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना, जर्नल रिजर्व का। कौन कौन आपस में बांट लेगा सर? 2 लोग बांट लेंगे आपस में, है ना, इस रिजर्व को। दे वांट टू, अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट टाइप से चलेंगे। दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट चीज को ऑब्जेक्टिव मान लेंगे, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में बढ़ जाएगा बच्चों, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। तो जर्नल रिजर्व टू राम श्याम इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। और ये वाला बैलेंस कहां बच जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। सो राम श्याम दोनों डेबिट टू P&L। लो जी, बस हो गया काम खत्म, है ही कुछ नहीं, ठीक है ना।
और अगर वो कहता दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, फिर इस क्वेश्चन को कैसे करता था मैं, फिर ये क्वेश्चन में बेटा फिर ये रिवर्स बैलेंस निकलता। यहां पर इसमें क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि क्रेडिट बैलेंसेस का ही टोटल ज्यादा आएगा उस केस में डेबिट बैलेंसेस से। आओ मैं समझाता हूं आगे एक क्वेश्चन और लेकर, आइए पहले आगे बढ़ते हैं जरा एक बार और। आओ बच्चों, आपके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, आपके बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बेटा जी, दो तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बड़ी पॉपुलर है और एग्जाम में हिट लिस्ट में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, बच्चा बड़ा परेशान, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की ट्रीटमेंट नहीं आ रही बच्चे को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की ट्रीटमेंट नहीं आ रही। बेटे बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आप मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान है। पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के बारे में बात कर लूं, ये फंड क्यों बनाया जाता है। बेटे वर्कर्स को फैक्ट्री में काम करते हुए जो चोट लग जाती है, परमानेंट किसी को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो हमें अच्छा खासा अमाउंट कॉम्पनसेशन के फॉर्म में देना पड़ता है। उसके लिए फैक्ट्री ऑनर्स क्या करते हैं, फैक्ट्री के मालिक क्या करते हैं बच्चों, एक पहले से ही फंड बना के रख लेते हैं जिसका नाम होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। ठीक है, कहां से बना के रख लेते हैं सर, प्रॉफिट में से काट काट के पैसे अलग कर लेते हैं। अब किसी को मान लीजिए चोट ना लगे, कोई क्लेम आया ही नहीं, तो ये पूरा पैसा किनका है सर, पार्टनर्स का है ना। बेटा ये 90,000 का फंड बना हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये प्रॉफिट में से बना हुआ 90,000 काट के, प्रॉफिट में से। अगर ये फंड नहीं बनाते तो अब तक तो ये 90,000 पार्टनर्स बांट के अपना लेके जा चुके होते, उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो गया होता, क्योंकि प्रॉफिट कहां बढ़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है ना, प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाता है, पता है हमें। तो फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल्स में सीखा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है और वहां पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो लेकिन हम तो रिजर्व बना के बैठ गए, जिससे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या हो गया होगा बेटा, कम, है ना। और 90,000 का ये फंड के अगेंस्ट अगर क्लेम नहीं आया तो ये 90 का 90,000, पूरा 90,000 किन का है बच्चों, पार्टनर्स का है। तो आओ इसी चीज को मुद्दा बना करके अब ये केसेस बना दिए गए हैं 4 आपके सामने। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। वन, इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कुछ और नहीं दे रखा, बस 90,000 रुपए दे रखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो बच्चों क्या करेंगे, सारे पैसे तीनों पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ही कुछ नहीं, टू एबीसी इन देयर ओल्ड रेशो, खत्म। दो, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹45, 45,000। अब देखो बेटा फंड में कितने पैसे पड़े हैं, 90,000। पार्टनर्स का क्लेम कितने, पार्टनर्स को इस फंड के अगेंस्ट क्लेम दिख रहा है सामने से, लोग आ रहे हैं, सर हमारे पैसे दे दो, चोट लगी थी हमारे पैसे दे दो। कितने का क्लेम सामने से आ रहा है लोगों का, 45 का। तो 45 तो देखो उनके देने पड़ेंगे, क्लेम बुक हो गया, हमने भी पैसे दिए नहीं है पर सामने वालों का क्लेम हम एडमिसिबल है, हमने एडमिट कर लिया है कि हाँ जी आपके पैसे देंगे। तो बेटा जी 90 में से 45,000 तो ये ले जाएंगे, हाँ बचेंगे कितने, 45 पार्टनर्स के। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वो जो एबीसी है वो कहेंगे भाई बाकी दो फिर हमारे, है ना, जो मालिक है वो कहेंगे चलो 45 का हम इनका क्लेम बुक कर देते हैं, अरे बाकी तो दो हमारे, तो बाकी देने पड़ेंगे ना, 45,000 पार्टनर्स के। तो बच्चों जर्नल क्या बनने वाली है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में कितने पैसे पड़े थे, 90, क्लेम कितने का बुक हो गया, 45 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, बाकी कितने पैसे बच गए सर, बाकी 45 बच गए। बच्चों 45 तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे ए बी सी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस 2 डन। केस 3, 90,000 पड़ा हुआ है और वर्कर्स ने क्लेम भी कितने का सेटल कर दिया हो, पूरे 90,000 का ही क्लेम बना दिया हो। लो सर फिर तो हम कहेंगे ये पैसे जो पड़े हैं 90 के 90 भाई तुम ही ले लो क्लेम में, पार्टनर्स को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पार्टनर्स को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लो, पार्टनर्स ने कुछ मिला ना पार्टनर्स ने कुछ दिया, पूरा का पूरा फंड क्लेम में सेटल हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, 90,000 डन। ये हो गया बेटा जी केस नंबर 3, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब आ जाओ फोर्थ पे, जिसमें बच्चे गलती करते हैं, आप ध्यान से सुने।
90,000 का फंड है मान लो, ये रहा, और क्लेम लोग मांगने आ गए हैं 99,000 का। अब हम कहेंगे भाई 90 तो तुम यही ले लो, देखो जितने के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, हम तो फंड बना के बैठे हुए थे, 90,000 का 90 तो लो। लेकिन लोग कह रहे हैं भाई बाकी का 9 दो ना, हमें तो 99,000 चाहिए, 90 थोड़ी चाहिए, हमें तो 99,000 चाहिए, बाकी का बताओ। तो हम कहेंगे भाई बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में से देते हैं आपको, वहां से एक लॉस क्रिएट होगा रिवैल्यूएशन से, वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। यानी 90,000 रुपए तो रिजर्व में से ले लो आप, जो पड़े हैं हमारे पास, 9,000 रुपए हम अलग से रिवैल्यूएशन अकाउंट में से दे देते हैं आपको, और ये लो जी आपका क्लेम पास कर दिया पूरा 99,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का 9,000 रुपए का जो ये डेबिट बैलेंस क्रिएट हुआ है बच्चों, याद होगा आपको, एक मिनट रुको, ये देखो ये हुआ क्या है असल में, मैं समझाता हूं आपको। आपको यहां कुछ ये मत सोच लेना कुछ रटना पड़ेगा यहां, तो नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ये देखो आप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो ना, जो बच्चे को रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता, एडमिशन रिटायरमेंट नहीं सीखा अभी तक, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा यहाँ पे गहराई से। पर जो बच्चा एडमिशन रिटायरमेंट करके इस चैप्टर को कर रहा है, यानी रिविजनरी मोड में कर रहा है इस चैप्टर को, उसको पता रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। ध्यान से सुनो बच्चों, ऐसा होता है रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन में, हालांकि मैं अगले लेक्चर में क्लियर भी करूंगा रिवैल्यूएशन जब आएगा टॉपिक वहां पर। ये 9,000 रुपए बच्चों आप क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कि कितने पैसे क्रिएट हो गए, 9,000 रुपए। और इस ट्रांजैक्शन के बाद आप ध्यान दें, रिवैल्यूएशन अकाउंट का 9,000 रुपए का एक डेबिट बैलेंस क्रिएट हो गया बच्चों। अब ये 9,000 रुपए क्लोज कैसे होंगे, इसको हम ऐसे अकाउंट को टैली करेंगे ना, 9,000 9,000, यहां पर एक बैलेंस निकलेगा 9,000, है ना, और वो 9,000 का बैलेंस क्या है, रिवैल्यूएशन लॉस है। कौन कौन बांटेगा, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्या बाय रिवैल्यूएशन लॉस है बच्चों, ठीक है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन सा पार्टनर, भाई ए बी सी, ठीक है, ए बी सी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में बांटने के बाद मान लीजिए आ जाता है 4,000, 3,000, 2,000 रुपए। तो ये फाइनली ये पैसा कहां जाने वाला है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, यानी 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 रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकला ना, फिर आप बनाते हो इसके नीचे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये लो ऐसे ए बी सी, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे ही तो लिखते हो। ये 4,000 का लॉस इसके हिसाब में एडजस्ट कर दिया, 3,000 इसके कैपिटल अकाउंट से काट लिया, 2,000 इसके कैपिटल अकाउंट से काट लिया। तो बच्चों यही तो पोस्टिंग होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर जर्नल एंट्री बन रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट हो रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों क्या हो रहा है, ये डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यही जर्नल बच्चों आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, यानी रिजर्व का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि किस तरह से वर्कर्स के क्लेम को हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स।